भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केएस चौहान ने प्रदेश की राजनीति, बढ़ते अपराध व नक्सली समस्या जैसे अनेकों विषयों पर ग्रैंड एशियन न्यूज से चर्चा करते हुए अपनी बात बेबाकी से रखी। आइए देखते हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केएस चौहान से हुई खास बातचीत के अंश। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ शाहीन खान, आप सबके बीच में एक मुलाकात इस कार्यक्रम में। आज हमारे बीच एक बार फिर केएस चौहान जी हाँ, प्रदेश प्रवक्ता हैं, साथ ही जिला उपाध्यक्ष हैं ये, और लगातार नियुक्ति के बाद से इन्होंने पार्टी में काफ़ी सक्रियता दिखाई है। राजनीति परिवेश में इन्होंने अपनी बहुत अच्छी छाप भी छोड़ी है। एक अच्छे कार्यकर्ता तो हैं ये, और साथ ही जो रणनीति है उसको भी बखूबी कार्यकर्ताओं को बताकर उन्हें रिचार्ज करते हैं। तो कुछ बातों को लेकर हम आज इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं जानना ही चाहूँगी कि ईडी के छापे जो लगातार अभी पड़े, उसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं? देखिए, ईडी की जो कार्रवाई है वो एक होता है कार्यपालिका, एक होता है विधायिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। तो तीनों के हिसाब से अपना अपना काम लोग करते हैं। तो ये ईडी की जो कार्रवाई है वो कार्यपालिका की कार्रवाई है, और जो ईडी की कार्रवाई है वो ऐसे नहीं है कि कोई भी 112 नंबर पे डायल करेगा और वहाँ पर जाके देख लीजिए कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है। पुख्ता सबूत होने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा छानबीन करने के बाद ऐसे ही अरेस्ट नहीं करते हैं, ऐसे ही कार्रवाई नहीं करते हैं, छानबीन करते हैं, उसमें जानकारियाँ निकालते हैं। जैसे सौम्य चौरसिया जी को जब अरेस्ट किया गया था तो वो 3-4 बार गए थे वहाँ पर, और वहाँ पर करते करते मतलब जानकारियाँ लेते लेते उसके बाद उनको बुला के अरेस्ट करवाया गया था, और फिर उनको बेल भी नहीं मिली थी। बीच में कुछ कहना चाहूँगी, ऐसे कयास भी लगाए जा रहे थे और चर्चाओं का दौर भी था कि राहुल गांधी के दौरे या खासकर अधिवेशन को लेकर ही ईडी के छापे में कार्रवाई ज़्यादा की गई। देखिए, मुझे हंसी आती है इस टाइप के बयान सुन के कि ये कहाँ पता था। 3110 छापे पड़ चुके हैं अभी तक, 2014 से लेकर अभी तक पूरे भारत में। लेकिन ये थोड़ी ना पता था कि राहुल गांधी जी की यात्रा निकलेगी और तब से आप ईडी की छापे मारने चालू कर दीजिए। 2021 का मामला है शाहीन जी। ये 2021 के मामले में कोयला जो घोटाला, कोयला में जो बंदरबाट चालू था, कोयला खनन में लाखों टन कोयला निकाला गया और 25 रुपये पर टन कोयला लिया जाता था अधिकारियों द्वारा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा, ये सब मिली भगत के द्वारा। तो वहाँ से 500 से ऊपर करोड़ रुपए का घोटाला था। तो वहाँ पर उसके बाद से ईडी ने इस पे कार्रवाई की, और लगातार 21 में भी कार्रवाई की, 22 में भी कार्रवाई की। 22 में बहुत सारा कैश निकला, 170 करोड़ की संपत्ति जब्त करी गई, और 5,500 की जो 5,500 की जो चार्जशीट है वो दाखिल की गई वहाँ पर। तो उसके हिसाब से ये काम हो रहा था। ईडी की कार्रवाई पहले से चल रही थी। ये तो अपने अधिवेशन को हाईलाइट में लाने के लिए, अपने यात्रा को हाईलाइट में लाने के लिए, यात्रा से क्या होने वाला, अधिवेशन से उतना कुछ खास क्या होने वाला। ये पहले की प्रक्रिया है, और अभी जो प्रक्रिया चालू थी वो उसका एक अंश था, और आगे भी प्रक्रिया चालू रहेगी जब तक ये हो नहीं जाता है। इससे विधायिका का या कोई पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आप जो दोषी है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधियों को या कार्यकर्ताओं को तो नहीं हो रहा है, दूसरे लोगों को भी हो रहा है। जैसे मतलब अधिकारी जो हैं उनको भी, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। जैसे सौम्य चौरसिया जी के ऊपर कार्रवाई हो रही। वो कांग्रेस की है क्या कि वो कांग्रेस की हैं? वो तो एक अधिकारी हैं। तो कार्यपालिका एक अलग अपना काम कर रही है, वो विधायिका से अलग है। अधिवेशन की आपने बात की, अभी जो महाअधिवेशन चल रहा है कांग्रेस का, इस पे राजनीति परिप्रेक्ष्य में किस तरह का असर पड़ेगा? अधिवेशन, देखिए, ये अच्छी बात है। जो पार्टी जो काम करती है, अपना काम करती है, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, उनका धर्म भी होता है। हर पार्टी का धर्म होता है कि वो अपनी अपनी एक्टिविटीज़ करें। लेकिन होता क्या है, सभी को मालूम है कि हम जब मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, सभी को मालूम है। लेकिन क्या सभी मॉर्निंग वॉक करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इम्प्लीमेंटेशन लाना, प्लानिंग तो आप कर लेते हैं,
आप सभी चीज़ें देख भी लेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको वो धरातल में उतारना, ये बड़ी चुनौती रहती है और उसके लिए संघर्ष बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, और उसके लिए नेतृत्व की भी बहुत अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत रहती है। अभी मेरे को एक बात बताइए कि 1984 के बाद 25 से 26 से इन लोग के अधिवेशन हो चुके हैं, लेकिन 1984 के बाद आज तक अभी भी कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली है और 400 सीटों से वो 50 सीटों में आके सिमट गई है। आज आप ये देखिए कि 2014 के बाद इनके 6-7 अधिवेशन हो चुके हैं। तो उसके बाद 2014 के बाद जहाँ 9 राज्यों में सरकार थी, वहाँ 2 राज्यों में रह गई है। आज उसके बाद उन लोग 90%, 2014 के बाद 90% जो राज्य में हो या केंद्र में चुनाव हो, वो 90% हारी है कांग्रेस। तो ये क्या है? तो अधिवेशन का मतलब आप हर अधिवेशन में आप डाउन हो रहे हैं। आप पिछले अधिवेशन देख लीजिए, पिछला अधिवेशन हुआ था इनका राजस्थान में, 84वां अधिवेशन। उसके बाद जो 5 राज्यों में चुनाव थे, उसमें 4 में तो आप हार गए थे। तो आपके अधिवेशन का मतलब क्या हुआ? आपने अधिवेशन में आप बोलते हो कि 50% युवाओं को मौका देंगे, और आपके युवा नेतृत्व तो आपको छोड़ के जा रहा है। यहाँ तक कि एक्सपीरियंस होल्डर भी लोग भी छोड़ के जा रहे हैं, आपके वरिष्ठ लोग भी छोड़ के जा रहे हैं, युवा लोग भी छोड़ के जा रहे हैं। तो आप एक अच्छे ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। और राजनीति हम समझते हैं कि पार्टी चलाती है, पार्टी कभी नहीं चलाती। राजनीति चलाती है जनता। जनता बहुत समझदार है। जब से 50% लोग साक्षर हुए, तब से शाहीन जी आज तक कांग्रेस पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई। जैसे जैसे उजागर होता जाएगा, जैसे जैसे लोगों का परिदृश्य क्लियर होता जाएगा, दृष्टिकोण अच्छा होता जाएगा, वैसे वैसे वो सक्षम लोगों को ही वहाँ पर जनप्रतिनिधि बनाएगी। आज आप मेरे को बता दीजिए कि मोदी जी के सामने क्या वो कोई भी जनता राहुल गांधी जी को एज ए प्राइम मिनिस्टर देखना चाहेगी? नहीं देख। आपने इसका आकलन किया भी कि कोई भी जनता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहेगी या नहीं, तो अगर अपने दृष्टि से देखें तो आकलन कैसा करते हैं, किस स्तर पे है कांग्रेस? देखिए, अगर आप किसी परिवार के मुखिया हैं, तो वो परिवार कैसे चल रहा है? हर परिवार में लड़ाई होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो परिवार की लड़ाई अगर बाहर आती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुखिया का दोष है। आज हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टरों की लड़ाई हो रही है। अगर कोई मंत्री किसी दौरे में जाता है तो हेलीकॉप्टर नहीं दिया जाता है। एक राष्ट्रीय पदाधिकारी के सामने माइक की लड़ाई होती है, और राजीव भवन में आपस में लोग भिड़ जाते हैं, कुर्ते फाड़े जाते हैं। तो ये, और एक मंत्री के विरुद्ध क्या जानलेवा हमले की FIR करवाई जाती है। विधायक मंत्री की नहीं सुनते हैं, मंत्री क्या बोलते हैं, अधिकारियों की नहीं सुनते हैं, अधिकारी मंत्री की नहीं सुनते हैं। तो ये तो चल रहा है। तो बहुत, और ये यहाँ पर ही नहीं, आप ये देखिए कि अगर राहुल गांधी जी बहुत अच्छे आदमी हो सकते हैं, बहुत अच्छे आदमी होंगे, लेकिन एक जो प्रधानमंत्री का, एक जो नेतृत्वकर्ता का वो होना चाहिए चेहरा या मतलब सोच जो होनी चाहिए। जैसे हमारे मोदी जी हैं, उनका सफ़र 2-3 महीनों का पैदल चलने का नहीं है। उनका सफ़र है तन का, उनका सफ़र है मन का, उनका सिर्फ सफ़र है हृदय का, उनका सफ़र है आत्मा का। वो आत्मा से कई बार कब से लगे हुए हैं, दिल से कितनी बार लगे हुए हैं, मन से, दिमाग से कितनी बार लगे हुए हैं, तन से कितनी बार लगे हुए हैं। 2-3 महीने चल के आदमी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को या उसकी मतलब उसके लायक बन जाए, ऐसा मतलब ये सोचने के लायक बात है। और सब जनता जानती है कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमको सिर्फ गुड गवर्नेंस का काम करना है। विपक्ष का काम अपना विपक्ष करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, और विपक्ष मजबूत भी होना चाहिए। अभी देखा जा रहा है चौहान सर, नक्सली समस्या प्रदेश में काफ़ी गहराई हुई है। हाल ही में नक्सली हमले भी हुए हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोका जा सकता है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है।
नक्सली हमले जागरूकता करके ही कर सकते हैं, और वहाँ पर एजुकेशन जो सिस्टम हम लोग जो रमन सरकार की समय में एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ था, एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडें अगर बहुत अच्छी हो जाएंगी तो वहाँ पर नक्सली समस्या बहुत कम होगी, और वहाँ पर रोजगार की स्थिति अगर शिक्षण प्रशिक्षण ज़्यादा होगा तो वहाँ पर लोगों को अपना रोजगार मिल जाएगा। और उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जल जंगल और ज़मीन, तो उनको एक रियायत, एक हक उनको मिलना चाहिए, और वो मिल जाता है तो। और मेन बात ये है, मेन उनको उनकी समझ डेवलप करना। वो तो उनका जल जंगल ज़मीन तो उनका है ही, लेकिन उनकी समझ डेवलप करना ये ज़्यादा ज़रूरी है। समझ जैसी जैसी डेवलप होगी, वो सरकार को और सही चीज़ों को एक्सेप्ट अपने आप करना चालू कर देते हैं। हमेशा नेगेटिविटी तब तक नहीं है जब तक पॉजिटिविटी नहीं आई है। हमें पॉजिटिविटी वहाँ उस क्षेत्र में लानी है, वहाँ के लोगों में लानी है, और पॉजिटिविटी आ भी रही है, तभी अभी नक्सली समस्याएं कम हो रही हैं। और 2-2 लाख रुपए केंद्र सरकार दे भी रही है। 150% पिछले बजट से अभी जो नक्सल समस्याओं को ख़त्म करने के लिए था, 150% ज़्यादा यहाँ पर पैसा दिया गया है बस्तर में। तो उससे बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि नक्सली समस्या कम है, और भी अभी कम होंगी। ये तो नक्सली समस्या पे थी बात। क्राइम को लेकर अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ क्राइम का ग्राफ काफ़ी पार कर रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, ये सोचनीय विषय है। और क्राइम के मुख्य 3 कारण हैं। क्राइम के मुख्य 3 कारण हैं कि एक तो आप अधिकारियों को जो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, और अधिकारियों को जो ज़्यादा अधिकारी वहाँ पर रहने चाहिए, क्योंकि कम है अभी अधिकारी, जिस हिसाब से जनता है उसके रेशियो के हिसाब से कम है। तो नई भर्तियां नहीं हो रही हैं, उसका जो असर आ रहा है वो दूसरे अधिकारियों पे आ रहा है, उनसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, और उसके कारण उनकी वर्किंग कैपेसिटी जो है वो कम होते जा रही है, तो वो काम नहीं कर पा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि जो अभी जो रायपुर में समस्या हुई, 5 मिनट की दूरी पे ही था अपना ये पुलिस स्टेशन, और 1.5 घंटे तक 1 घंटे 1.5 घंटे तक ये घिनौना काम चलता रहा। जो एक लड़की को गंडासे से मारा, तो ये घिनौना काम चलता रहा। आज 3 कुकर्म रोज छत्तीसगढ़ में होते हैं, और आदिवासी महिलाओं के साथ कुकर्म में पूरे भारत में हमारा छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पे है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो संरक्षण मिल रहा है अपराधियों को, इसलिए उनका हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कि हम जाएंगे, पुलिस क्या कर लेगी हमारा, हम फलाने से फ़ोन करवा देंगे, फलाने का नाम ले लेंगे तो हमारे को छोड़ दिया जाएगा, पुलिस वाले उनके दबाव में आ जाएंगे। तो इस टाइप के ये सभी चीज़ें अभी छत्तीसगढ़ में चल रही हैं। तीसरा मुख्य कारण है कि शराब। आज जितने भी क्राइम हो रहे हैं, यहाँ पर प्लान्ड क्राइम नहीं होता है, जैसे बिहार और यूपी में होता है वैसे प्लान्ड क्राइम नहीं होता है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में क्राइम एट ए टाइम होता है, और क्राइम एट ए टाइम में सबसे बड़ा जो रोल अदा करता है वो उसकी मानसिकता का करता है, अपराधी की मानसिकता का। और अभी जितने भी क्राइम हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उसमें ये देखा गया है कि लगभग 80% लोग नशे की हालत में रहते हैं। तो नशा जो है, जो आप घर घर पहुंचा के शराब देना चालू कर दिए। 120 दुकानें जब से आपकी सरकार आई है 4 सालों में 120 दुकानें बढ़ चुकी हैं। जो रमन सरकार के में जो बस्तियों के बाहर रहती थी शराब की दुकानें, वो अभी शराब की दुकानें यहाँ पर खोल दी गई हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। अगर आप मंदिर खोल देंगे तो बच्चा मंदिर जाना चालू कर देगा, शराब की दुकान खोल देंगे तो बच्चा शराब की दुकान में जाना चालू कर देगा। अंत में एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि भिलाई की राजनीति से जुड़ा है ये, कि भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष का एक ऑडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है, जिसमें पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, ये ऑडियो मैंने भी सुना, और वो मेरे को संगठनात्मक से ज़्यादा पर्सनल ज़्यादा लग रहा था। तो वो बातें जो थी पर्सनल थी। संगठन में जब भी आप पर्सनल बातें करेंगे तो गलत है, और पर्सनल बातों में जब भी संगठन को लाएंगे तो वो भी गलत है। तो इस टाइप की परिपाटी हमारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी एक सोच है, भारतीय जनता पार्टी एक 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 सोच के हिसाब से चलती है, एक उनकी विचारधारा है। वो विचारधारा जो ये बोलती है कि आप अगर कोई भी पदाधिकारी हैं और आपको अगर कार्यकर्ताओं से बात करनी है या संवाद करना है, तो वो आदेशात्मक नहीं होना चाहिए, वो सहयोगात्मक होना चाहिए। तो कभी भी हम अगर किसी से सहयोगात्मक बात करते हैं, आदेशात्मक बात नहीं करते हैं, तो ये तब संगठन चलता है। और संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी यही बोलता है। और रही बात इनकी, तो उन्होंने खंडन भी किया है कि ये मेरी आवाज़ नहीं है। खैर, उनकी आवाज़ हो भी तो भी इस टाइप की बातें भारतीय जनता पार्टी वो नहीं करती है, समर्थन नहीं करती है कि ऐसी बातें इसमें लाई जाए। और कहीं ना कहीं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये संगठनात्मक ना होते हुए ये पर्सनल ज़्यादा था। तो पर्सनल का तो कुछ बोला नहीं जा सकता है। अभी कांग्रेस के महाधिवेशन में प्रियंका गांधी के आगमन पर सरोज पांडे मैडम ने एक बयान दिया या ट्वीट किया था उन्होंने कि एक फूल जो उनके स्वागत के लिए बिछाया गया, वही महिलाओं की और बच्चियों की जो स्थिति है उस पर ना गौर करते हुए फूलों को बिछाना क्या तुक है। इस बयान पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय नेत्री हैं हमारी और बहुत ही सुलझे हुए बयान देती हैं। सुश्री सरोज पांडे जी, हमारी आदरणीय दीदी, बहुत ही ऐसे जवाब देती हैं जो एक आम जनता के जवाब होते हैं, जो आम जनता की जवाब के मुंह से निकले हुए वैसे ही मतलब उनके क्वेश्चन होते हैं। आज उन्होंने क्वेश्चन उठाया है कि महिलाओं को लेके उठाया है, बच्चियों को लेके उठाया है। ऐसे ही आप सड़कों पे देखें तो सड़कों पे इतने गड्ढे हैं, इतने पानी जमा है और एक तरफ आप फूल बिछाए हुए हैं। आप बिछाइए फूल, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ भी मतलब यहाँ की जो महतारियाँ हैं उनके लिए भी फूलों के लायक आप सोच रखिए और अपने उस टाइप के काम करिए। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती वक्त हमें दिया और काफ़ी सवालों के जवाब आपने काफ़ी बेबाकी से दिए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर शख्सियतों में शुमार केएस चौहान जी, जिला उपाध्यक्ष हैं और प्रदेश प्रवक्ता भी। उन्होंने काफ़ी सवालों के जवाब काफ़ी बेबाकी से दिए। हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते रहिए एक मुलाकात में। नमस्कार।